नमस्ते दोस्तों। आज इस स्टॉक स्टोरी वीडियो में मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये इंडिया बुल्स ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है। इंडिया बुल्स ग्रुप की शुरुआत तो हुई थी एक ब्रोकिंग बिजनेस से, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस से। उन्होंने शायद ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग की शुरुआत कर दी थी इंडिया में, लेकिन आगे चलते चलते उनका ये फाइनेंस बिजनेस, पहले पर्सनल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स भी देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस कंपनी का फोकस हाउसिंग फाइनेंस पे ही कर दिया। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो उनकी मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है। साथ ही साथ इंडिया बुल्स ग्रुप में रियल एस्टेट कंपनी भी है, पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर फाइनेंस की एक अलग इंडिया बुल्स वेंचर्स नाम से भी एक कंपनी है। इंडिया बुल्स होलसेल ट्रेडिंग करके एक लिस्टेड कंपनी भी है जिसका बिजनेस साइज काफ़ी छोटा है, और कुछ और अनलिस्टेड कंपनीज भी है उनके ग्रुप में। लेकिन ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा, क्यों ये एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इस वक्त इस प्राइस पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो इसके लिए मैंने नीचे दो लाइंस लिखे हैं। एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का। एक तो उसका बिजनेस जो है वो काफ़ी सिक्योर्ड नेचर का है, जिसके बारे में अब थोड़ी देर में बताऊंगा। उसका ग्रोथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड, ये तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को शायद कोई और ज़्यादा टक्कर नहीं दे सकता। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा डिटेल्स में। शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड बिजनेस की। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क एलिमेंट काफ़ी कम हो, उसे हम सिक्योर्ड बिजनेस कह सकते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है उसमें बेसिकली वो लोन देते हैं, और लोन किस लिए देते हैं? तो दो चीज़ों के लिए। एक तो घर खरीदने के लिए, कोई नया घर या रीसेल में अगर घर खरीदना होगा तो वो, या फिर जो एग्जिस्टिंग किसी के पास घर या प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट भी वो लोग लोन देते हैं। तो ये दोनों केसेस में, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, वो जो भी घर के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं या जिस घर खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं, वो घर उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी के पास गिरवी रहता है, मॉर्गेज रहता है, मॉर्गेज कहा जाता है उसे। तो इसीलिए लोन डूबने का खतरा बहुत ही कम रहता है। और नॉर्मली कैसा है, लोन अगर जिस अमाउंट का है, जिस प्राइस का है, उसके अगेंस्ट वो लोग 100% लोन तो कभी देते नहीं है। नॉर्मली 70-75% ज़्यादा से ज़्यादा तक लोन देते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरते भी है थोड़े बहुत, तो भी ये लोन काफ़ी सेफ रहता है, क्योंकि थोड़े बहुत ईएमआईज पे करने के बाद अगर सपोज किसी बायर ने लोन देना, रीपे करना बंद कर दिया, ईएमआई देना बंद कर दिया, तो उस घर को वो इजीली ऑक्शन करके उनका पूरा का पूरा लोन अमाउंट वसूल कर सकते हैं। तो इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस जो है वो काफ़ी सेफ नेचर का होता है। उसमें रिस्क एलिमेंट कंपनी के लिए काफ़ी कम रहता है। मार्जिन भी वो कम लेते हैं, लेकिन सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए इसे मैं सिक्योर्ड बिजनेस के तौर पे मानता हूँ। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू 5400 करोड़ के नज़दीक था, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी कि 5 सालों में तकरीबन 3 गुना होके 16,500 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गया। नेट प्रॉफिट भी 1564 करोड़ से 4100 करोड़ के नज़दीक पहुंच गया इन्हीं 5 सालों में। तो बिजनेस ग्रोथ में तो कोई आपको डाउट नहीं आएगा ये नंबर्स देख के। पिछला एक साल मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने काफ़ी रिस्क बिजनेस में, होम लोन्स देने में थोड़ा सा मोमेंटम कम कर दिया है, लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से मेनली। काफ़ी सारे एनबीएफसीज को पिछले 1.5-2 साल में लिक्विडिटी के इश्यूज आए, क्योंकि आईएलएंडएफएस का स्कैम जब से बाहर आया तब से काफ़ी सारे बैंक्स ने जो फंडिंग वो लोग एनबीएफसीज को दे रहे थे उसमें काफ़ी रोक लगा दी। तो उसकी वजह से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और भी काफ़ी सारे एनबीएफसीज ने लोन देने का मोमेंटम थोड़ा सा कम कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी इसमें एक्शन लिया है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इजी फंडिंग अवेलेबल हो, इसके लिए वो लोग काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले महीनों में फिर से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उसी एग्रेशन से फिर से लोन देना शुरू करे और उनका बिजनेस ग्रोथ वापस आ जाए। तब तक वो लोग सिक्योरिटाइजेशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन यानी कि कोई भी लोन वो लोग किसी और को बेच देते तो उनका बैलेंस शीट हल्का रहता है, तो उस पर
वो लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो लोन देने का प्रोसीजर चालू है, सिर्फ सिक्योरिटाइज करने की वजह से उनका रेवेन्यू रिलेटिवली कम दिखता है, उनको ज़्यादातर फी इनकम मिलता है उसमें से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उस मामले में अव्वल नंबर पे है। उन्होंने उनके प्रॉफिट का आधा या आधे से ज़्यादा हिस्सा कई बार डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, और पिछले कई सालों से वो लोग क्वार्टरली डिविडेंड पे फोकस करते हैं। हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ एक डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं। ओके, सो अब मैंने आपके सामने पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर या फिर प्रॉफिट पर शेयर भी आप उसे कह सकते हैं। तो हर साल का प्रॉफिट पर शेयर का फिगर आपको दिख रहा है, साथ ही साथ हर साल का डिविडेंड भी दिख रहा है। ये डिविडेंड मैंने पूरे साल में जो भी उन्होंने इंटरिम डिविडेंड्स दिए उनका टोटल करके लिखे हुए हैं। ओके, ये क्वार्टरली फॉर्म में वो लोग 4 हिस्सों में देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हर साल के टोटल को लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सालों में उन्होंने उनके प्रॉफिट का आधे से ज़्यादा हिस्सा, पे आउट परसेंटेज अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा हिस्सा वो लोगों ने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर आप इन 6 सालों का डिविडेंड एडअप भी कर दे तो भी वो नंबर ऑलमोस्ट 239 या 240 के नज़दीक आता है। आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस जो है वो 240 से कम है, अराउंड 225 चल रहा है। तो अगर आप देखें तो 6 सालों में, अगले 6 साल में अगर ऐसा ही डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने आगे मेंटेन किया तो हो सकता है 6 सालों में आपके पूरे के पूरे जो भी इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में, अगर आप आज खरीदते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी पूरी वसूल हो जाएगी सिर्फ डिविडेंड्स के तौर पे, और उसके बाद के आने वाले डिविडेंड्स सारे के सारे आपके प्रॉफिट के डिविडेंड्स होंगे। और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखने के बाद अगर ग्रोथ का रिकॉर्ड भी देखें तो हो सकता है कि आने वाले सालों में जैसे ही उनका बिजनेस वापस नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाए तो डिविडेंड भी इम्प्रूव कर जाए और 6 साल से भी कम में आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वसूल हो जाए। तो एज अ डिविडेंड प्ले ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और मेरे हिसाब से एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें आप लेके खरीद के रख सकते हैं सालों के लिए, और सिर्फ डिविडेंड पे आपका काफ़ी अच्छा इनकम होगा। डिविडेंड यील्ड आप देखें तो 10% से ज़्यादा होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में उनका ईपीएस ड्रॉप हो गया है, 52 रुपीज़ का ईपीएस था, उसके पहले के साल में 96 था। डिविडेंड भी 40 रुपीज़ से 21 पे आ गया है। हो सकता है अगले 1 साल में भी, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी शुरू हो गया है, इसमें भी उनका प्रॉफिट ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका हर कंपनी के बिजनेस मोमेंटम पे फर्क पड़ा है। तो इस साल भी हो सकता है कि डिविडेंड थोड़ा कम हो, 20 रुपये के आसपास ही हो, लेकिन अगले साल से जैसे ही बिजनेस नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएगा, नॉर्मल पाथ पे आ जाएगा, फिर से डिविडेंड इंप्रूव कर सकता है और अगले 3, 4, 5 सालों में आपको डिविडेंड का फ्लो काफ़ी हेल्दी मिल सकता है। तो इसके बारे में डेफिनेटली आप सोचिएगा ज़रूर। और फाइनली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की अगर वो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले। और आपके जो दोस्त इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो उनसे ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिए, आप उनको भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले सारे वीडियोस आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएंगे।